कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दायरा निर्धारित कर दिया कि भाई इससे बाहर गवर्नमेंट की पावर नहीं है। उसका एक एग्जांपल था, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, काफी प्रकार की आइडेंटिटी हो सकती है, उसका नाम उसकी आइडेंटिटी है, उसका फैमिली उसकी आइडेंटिटी है, उसका गांव, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसका देश। गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता है, प्रूव करो, या क्यों लगाता है? तो आप बताओगे, अगर सरकार की पावर पर लिमिट नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है। हाँ, यूट्यूब पे देखते हो तो तुम सोच रहे हो ये तो स्कूल में भी होगा। स्कूल में पढ़ोगे जब ये सोचोगे कि ट्यूशन पे कर लेंगे, ट्यूशन पे भी नहीं समझ आ रहा तो सोचा भी रात को फोन पे कर लेंगे। पाकिस्तान का एक छोटा सा एग्जांपल, आप पूछोगे कि बार बार उसका जिक्र होता रहेगा, जब तक एजुकेशन भारत में है तो पाकिस्तान का जिक्र हम करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लें तो उसमें लिखा गया था कि उर्दू यहाँ की नेशनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, नहीं बताई थी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। अगर इस पे लिमिट नहीं होगी तो कोई भी कानून बना देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए हमारे यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कर रखी है वो इस हिसाब से कर रखी है कि एक इंस्टीट्यूशन सबसे पावरफुल नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसके हम फंक्शन डिसाइड कर रहे थे। फंक्शन को डिसाइड करते समय हमने हर फंक्शन को एक बड़े गहराई से देखा था कि भी क्या ये फंक्शन है कि नहीं। और 4 फंक्शन हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे जो पहला फंक्शन था आप सभी को पता है, वो ये था कि इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स टू द सोसाइटी so that minimum coordination is possible amongst the people of the society। ध्यान है ये। सेकंड कि ये बताता है कि who will make the law and how the lawmaker will be elected। इसका क्या मतलब है कि कानून कौन बनाएगा और जो कानून को बनाने वाली जो सरकार है वो कैसे निर्मित होगी, वो कैसे बनेगी। जब हम इसके थर्ड फंक्शन की बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या क्या रूल बना सकती है, लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और हमने एक दो एग्जांपल भी डिसाइड करा था, डिस्कस करा था कि अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जब गवर्नमेंट भी ऐसे कानून बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दायरा निर्धारित कर दिया कि भी इससे बाहर गवर्नमेंट की पावर नहीं है। उसका एक एग्जांपल था, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जो भी हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में गवर्नमेंट उन्हें सरपास नहीं कर सकती। कुछ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे अभी आपको भी पता है कोरोना के समय ये था भाई बाहर नहीं जाना। नॉर्मली हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, बट जब अब नॉर्मल सिचुएशन है तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भाई टू स्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी, ये कुछ ऐसे काम एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक, किसी महामारी के समय गवर्नमेंट उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्लियर है। और उसका फोर्थ फंक्शन देखा था कि भी गवर्नमेंट को कुछ पावर भी दी जाएंगी ताकि जो हमारी इच्छा है, जो इस देश की प्रियम्बल में लिखा गया है, वो सारा का सारा पूरा हो सके। इसके बारे में बताया था कि भी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि भाई जैसे हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने भर से जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कानून होंगे। अगर कोई अब भी कास्टिज्म का यूज करता है, कास्टिज्म को फैलाता है या कास्टिज्म के आधार पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ दंड दिया जा सकता है। मींस एक ठीक व्यवस्था बनाने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पीस स्टैब्लिशमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए सरकार के पास वो तमाम पावर होंगी जिनका प्रयोग करके वो ऐसी कंडीशन भारत में निर्मित कर सकती है। इसके बाद है इसका फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, करें भाई शुरू इसको।
द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड द फंडामेंटल आइडेंटिटी टू इट्स पीपल। ध्यान दो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसको यूज करते हैं आज, दिख रहा है ना ये, चलो वाइट को ये तो दिख रहा हुआ। चलो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक आदमी की काफी प्रकार की आइडेंटिटी हो सकती है, उसका नाम उसकी आइडेंटिटी है, उसका फैमिली उसकी आइडेंटिटी है, उसका गांव, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसका देश। बट हम सब के बीच में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सभी जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करें कि भी इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो है यहाँ की सिटीजनशिप, कि हम वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पर जब देखो सिटीजन कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई बातों पर खरा उतरता है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का जो संविधान उसको उसमें आस्था रखता है, वो क्या होगा, भारत का नागरिक। और जितना भी ये अपना भारत का पता भी आपका जो आकार है, इसमें रहने वाला हर व्यक्ति जो एलिजिबल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था रखता है, वो फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सिटीजन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता है। आप कहीं से भी हो, अगर आप भारत भू क्षेत्र में रहते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। इसके अलावा ये इसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं कि भाई भारत के हम नागरिक हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को मोरल आइडेंटिटी भी देता है। कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति की इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति जीवन में कुछ सफल होना चाहता है और कुछ काम करना चाहता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दायरा बना रखा है कि भी आप इन्हीं रूल्स, इन्हीं नॉर्म्स का प्रयोग करके आगे बढ़ो। आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो आप अनफेयर मीन्स जैसे पैसे दे के लगना या किसी और तरीके से काम करना, इनका यूज सही नहीं है। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दायरा बना रखा है उन्हीं चीजों का यूज करके अपने गोल्स एंड एस्पिरेशन को पूरा करें। तो भारतीय संविधान ने हमें एक मोरल आइडेंटिटी भी दी है कि भी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और किस परिस्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो पांचवा फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर नागरिक को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देना है, साथ में मोरल आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। और एक बात ध्यान रखें कि हर देश का संविधान, अलग अलग देशों का संविधान अपनी सिटीजनशिप देने के लिए अलग अलग नियम कानूनों का पालन करता है। कहीं पे वहां पे उस देश का एथनिक हिस्ट्री होनी चाहिए, कहीं पे सिटीजनशिप की कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, भारत में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है। भारत में सेक्युलरिटी पे फोकस करा गया, कहीं पे ऐसा है कि भी आप उसी धर्म को मानते हो तो ही आप वहां के सिटीजन होंगे। अगर आपका जो हिस्ट्री है वो उसी देश से जुड़ी हुई है तो आप सिटीजन होंगे। बाहर से अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आपको सिटीजनशिप वहां ना मिले या बहुत सख्त रूल होंगे। मतलब क्या है, हर देश को, देश की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं सिटीजनशिप की, और ये जो सिटीजनशिप होती है यही क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल आइडेंटिटी। सिंपल है, समझ में आ गई भाई। 5 फंक्शन बताए हैं, पांचों को ध्यान रखना है। नॉर्मली पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स 5 फंक्शन। इन रेयर केसेस यू कैन बी आस्क्ड कि कोई एक फंक्शन दे दिया टू एक्सप्लेन दैट फंक्शन, कि भाई कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता है, प्रूव करो, या क्यों लगाता है। तो आप बताओगे अगर सरकार की पावर पर लिमिट नहीं होगी
तो वो किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है। हो सकता है वो ऐसे कानून हो जो उस देश का जो वास्तविक चरित्र है, डेमोक्रेटिक करेक्टर, या फिर जो भी जिस चीज के लिए वो देश जाना जाता है, वो उसको समाप्त कर दे। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन उसका पालन करने वालों पर कुछ दायरे निर्धारित करता है कि भाई यहां से बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है भाई, हाउ कैन यू से दैट एनी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट, एक्सेप्टेबल एंड वैलिड। जस्ट हो, एक्सेप्टेबल हो या वैलिड हो, तीनों एक ही बात है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट है, मतलब न्याय करने वाला है, या सबको स्वीकार्य है, या वैध है। ये तीन तरीके ऐसे होते हैं, तीन ये जो मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, सब्सटेंटिव प्रोविजंस, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स, ये तीन पॉइंट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इन तीन पॉइंटों पर खरा उतरता है तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड, जस्ट और एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन। हम इन तीनों पॉइंट को एक बार देख लेंगे भाई ये क्या है, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है या नहीं है। अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैलिड है, या एक्सेप्टेबल है, या जस्ट है। ठीक है, अगर इन तीन चीजों में से कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल नहीं करता, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्ट नहीं है। ठीक है, तो करें एक पॉइंट पे डिस्कस। सिंपल सी बात चल रही है, कोई बुद्धि नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल, खुले दिमाग से कान खोलकर आंख खोलकर सुनना है बस। महात्मा जो महावीर स्वामी थे उन्होंने बता क्या बोला था कि सुनने वाले भी पहुंच सकते हैं। अब तुम पूछो कहां पहुंच सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना है वो भी, ज्ञान खुद है या नहीं है, श्रोता इतनी बड़ी चीज होती है, आप मैं क्या ही बताऊं। थोड़ा सा एक बार एक यहां से एक ये लगाओ 30-40 सेकंड की एक बात है। अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आप क्या पाओगे कि भारत पर एक इल्जाम है कि इनको इतिहास लिखना ही नहीं आता, क्योंकि हम इतिहास की जो राइटिंग है, हिस्ट्री राइटिंग, हमारे देश में काफी बाद में शुरू हुई। उससे पहले होता क्या था भाई, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। जो गुरुजी थे वो सिर्फ नरेट करते, बताते अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को पता था कि लिखना तो है नहीं, और दोबारा ये क्लास भी नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह की तो व्यवस्था थी नहीं। अब आप क्यों नहीं सुनते, बताओ। आज का समय, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, सुनो ध्यान से। तो उस समय शिष्यों को पता था कि दूसरा ऑप्शन नहीं है, और सेम की सेम क्लास दूसरी बार रिपीट भी नहीं हो सकती। तो उनका दिमाग पहले ही इतना फोकस्ड होता, वो क्या करते, बड़े ध्यान से चीजों को सुनते, और एक बार में ही वो सारी चीजें क्या कर लेते, मेमोराइज कर लेते। ऐसे ही जो सारा नॉलेज था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हुआ है। आज समस्या क्या है, आज बच्चे कमजोर हैं। इतना देखो, हमारे पास यूट्यूब है जिसपे आप अभी क्लास देख रहे हो, आप स्कूल में भी जाते हो भाई, देर बुक्स भी बहुत, देर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारे मीन्स ऑफ स्टडी हैं यहाँ। बट उसके बाद भी एजुकेशन का बेड़ा गर्क पता है क्यों है, क्योंकि अब तुम यहाँ यूट्यूब पे देखते हो तो तुम सोच लोगे ये तो स्कूल में भी होगा। स्कूल में पढ़ोगे जब ये सोचोगे कि ट्यूशन पे कर लेंगे, ट्यूशन पे भी नहीं समझ आ रहा तो सोचा भी रात को फोन पे कर लेंगे, ठीक है, यूट्यूब से देख लेंगे। आप है ना अपने दिमाग को अटेंटिव होने ही नहीं देते। आप क्यों मान रहे हो कि मुझे वहां पढ़ना है, वहां पढ़ना, वहां पढ़ना है। एक जगह, मैं ये नहीं कहता यूट्यूब से ही, आप स्कूल में जाते हो, ट्यूशन पे पढ़ते हो, या बुक्स पढ़ते हो, या कोई आपका भाई बहन आपको पढ़ाता है, या फिर यूट्यूब से, एक सोर्स इनफ है।
ठीक है, अगर आप ये मान लोगे ना कि आपके पास और भी ऑप्शंस है कि वहां पढ़ लूंगा, क्लास में किसी, कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, टीचर को तो डिस्टर्ब करेंगे, बाद में किसी स्टूडेंट से, बताइए भाई, तो उसके मन में क्या होता है जब टीचर पढ़ाता है कि उससे पूछ लूंगा, उससे पूछने के बाद भी समझ में नहीं आया तो ट्यूशन पे पढ़ लूंगा, या फिर रात को यूट्यूब से देख लूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मानो जहां भी पढ़ रहे हो, दिस इज द लास्ट वे। ठीक है, अगर और ऑप्शन आप अपने पास रखते हो कि भी मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो स्टडी नहीं होगी, ये याद रख लेना। ठीक है, हम चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, इसका क्या मतलब होता है? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ। किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कैसे? मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सही हैं, लोग इन पर विश्वास करते हैं, और जो तरीका इन्होंने अपनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, अगर वो सही है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। मतलब हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी समाज में क्या स्थिति है। बहुत सारे राजतंत्र भी ऐसे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन राजा बना देता है, तो उसकी क्या स्थिति मानोगे आप समाज में, उस देश में? क्या लोगों ने चुना है उसको? क्या लोग उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं? कई बार क्या होता है, कोई एक पार्टी मेजोरिटी में है, किसी कारण से हो सकती है भाई, उसकी रिलीजन के मानने वाले ज्यादा व्यक्ति हैं, या उसके एथनिक ग्रुप्स के ज्यादा व्यक्ति हैं, या उस भाषा को बोलने वाले ज्यादा व्यक्ति हैं। जैसे भारत का अगर एग्जांपल है कि हिंदी भाषी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो क्या पूरा देश इनको अपना मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि भारत में सैकड़ों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और जो दूसरी भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति हैं वो इनको अपना नहीं मानेंगे। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है इस संसार में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन पे लोगों का पूर्ण विश्वास नहीं था। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जस्ट एक्सेप्टेबल और वैलिड की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए किसने बनाया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने उसमें लड़ाई लड़ी। और हर व्यक्ति, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उसमें हर कास्ट से, हर रिलीजन से, हर सोशल ग्रुप से, अमीर भी, गरीब भी, पिछड़े भी, दलित भी, वुमेन्स भी, सब, प्रत्येक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज रिप्रेजेंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इन लोगों पर लोगों का विश्वास इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भारत को आजादी दिलवाई थी। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करा जा सकता था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में सिर्फ एक विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे कि भाई सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं, सारी आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं थी उस समय प्रेजेंट कि भाई जिसका रिप्रेजेंट करने वाले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं है। देखो, हर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रत्येक प्रकार की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, और लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं भाई उन्होंने जबरदस्ती, अपने आप को इतने पावरफुल थे कि भाई नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नहीं, लोगों का विश्वास था। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये काम तो ठीक हो गया भाई, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आदमी थे ठीक। एंड हाउ, हाउ का मतलब क्या तरीका अपनाया कि भाई वोटिंग डलवाई थी। कई देशों में क्या होता है भाई, ये कानून बनाना है, वोट डालो, यस नो यस नो,
तो यस होगी तो कानून बना दिया, नो होगी तो कानून नहीं बनेगा। अपने देश में ऐसा नहीं करा गया। अपने देश में क्या करा गया, हर जगह पे कंसेंट बनाने की कोशिश करी गई। कोई भी टॉपिक है कि भाई ये कानून बनाना है, तो उसके पॉजिटिव में जो मतलब उसके पक्ष में है वो भी, जो उसके अगेंस्ट है वो भी, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ आप सहमत हो या नहीं। अगर कोई असहमत है तो उसको सहमत करने की कोशिश करी गई, भाई उसको समझाने की, उसके फेवर में। हमने हर चीज इस हिसाब से करी है, लॉजिक के अकॉर्डिंग। जबरदस्ती नहीं, रेफरेंडम नहीं, सब सहमत हो। अगर मैं अपनी बात को सही साबित कर देता हूं तो मेरी मानी जाएगी, अगर आप अपनी बात को सही साबित कर देते हो तो आपकी मानी जाएगी। ऐसे तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि भी क्या प्रोसेस था, ये सही था। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो होगा भाई क्लियर, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ। ये दोनों ही बातें क्या कर रही हैं, ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारा काम था जो हमने ठीक कर रखा है। ठीक है, अब है सब्सटेंटिव प्रोविजंस, मूल प्रावधान। मूल प्रावधान इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में वो जादुई शक्ति हो। अब तुम पूछोगे कि जादू की बात होगी, जादू टोने की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर को ऐसा लगे कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए बनाया गया है। कोई भी वर्ग अपने आप को अछूत ना समझे कॉन्स्टिट्यूशन से। मान के चलो पाकिस्तान का एक छोटा सा एग्जांपल, आप पूछोगे कि बार बार उसका जिक्र होता रहेगा भाई, जब तक एजुकेशन भारत में है तो पाकिस्तान का जिक्र हम करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लें तो उसमें लिखा गया था कि उर्दू यहाँ की नेशनल लैंग्वेज होगी। तो वहां पे जो दूसरी भाषा बोलने वाले थे, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, या फिर कोई भाई बंगाली बोल रहा है, तो क्या वो देखेंगे जब इस बात को, क्या उनको ऐसा लगेगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ियो, अपने देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका क्या मतलब है, सभी भाषाएं बराबर है। पाकिस्तान में है कि इस्लाम विल बी द नेशनल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लाम से अलग जो रिलीजन बच गए, क्या वो सोचेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? बट भारत के केस में देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज एन सेक्युलर कंट्री, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन इंडिया। ध्यान से समझ रहे हो भाई सारी बातों को। यहां पे अगर एक महिला पढ़ रही है तो देखोगे कि उसको भी बहुत सारी छूट, कि आपको यहाँ पे छूट, क्योंकि आप हिस्ट्री में मेन के बराबर नहीं रहे हो, तो हम बराबर लेकर आने के लिए आपको यहाँ रिजर्वेशन दे रहे हैं, यहाँ पे छूट दे रहे हैं, यहाँ पे छूट दे रहे हैं। आपके साथ आपके जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। जब पिछड़ों की बात होगी तो आपकी ये वेलफेयर स्कीम, आपकी ये वेलफेयर स्कीम, आपको यहां रिजर्वेशन, आपको यहां रिजर्वेशन। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही तो है कि भाई कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना माने, वो प्रोविजन है, तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। क्या अपने संविधान में है भाई? आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं है या नहीं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कोई बूढ़ा पढ़ो, जवान पढ़ो, महिला पढ़ो, पिछड़ा पढ़ो, ऑफिसर पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तो हर व्यक्ति के लिए यहां पर प्रावधान है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरी भाषा के साथ, मेरी कास्ट के साथ, मेरे रिलीजन के साथ, मेरे बिलीफ्स के साथ, मेरे ट्रेडिशन और कल्चर के साथ
यहां पे जस्टिस नहीं हुआ। हर चीज को इस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करी गई है कि हर विचारधारा को इसमें स्थान दिया गया है, हर लाइफस्टाइल को, हर एक कास्ट, रिलीजन को, ट्रेडिशन को, भाषा को। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि भी मेरे कल्चर के साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है या हमारी भाषा के साथ। तो यहां भी क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट भी भारत में क्लियर हो गया। ठीक है। तीसरा है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स। इसमें देखिए दो चीजें हैं जो हम देखेंगे। एक तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। एक है हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन और एक है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो आधार देखने में, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसको भी लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स का मतलब क्या है कि जिस मूल्यों पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिन मूल्यों पर कोई भी इंस्टीट्यूशन, देखो क्या होता है कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन हो सकते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे एक बना कि भी हमेशा पार्लियामेंट सबसे स्ट्रांग होगी, इसके पास असीमित पावर होंगी। मान लिया एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिख दी, समझ के चलना भाई, कि जो यहां की संसद है, पार्लियामेंट है, उसके पास असीमित पावर होंगी, वो कोई भी कानून बना सकती है। तो जब उसके कानून बनाने का नंबर आएगा तो हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, क्योंकि अगर असीमित पावर है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की भी पावर उसमें शामिल होगी। क्या असीमित पावर के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव की पावर शामिल होगी कि नहीं होगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर ही क्या लिख दिया, अपने विनाश होने का रास्ता। ठीक है। अब ये बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना उसमें सिर्फ पॉजिटिव तो बदलाव हो जाए, पर ऐसा ना हो इसकी मूल जो सोल है, मूल आत्मा है, वो समाप्त कर दी जाए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्यों जाता, ताकि इसके ऊपर शासन चलता रहे। और हम ऐसे प्रोविजन अगर बना दे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे आने के बाद सरकारें, तो फिर वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? अपने देश में क्या कर रखा है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग का मतलब है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव जिसको पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, संसद, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोल सकते हो, और जुडिशियरी न्यायपालिका। कहां कहां पे? तीन जगह पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम भारत में क्या है, कानूनों का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, कानूनों को इंप्लीमेंट करना, यह है सरकार। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, सरकार। और जुडिशियरी का काम क्या होता है, ये देखना कि भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, जो इंप्लीमेंट करने का तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और जुडिशरी की जो पावर है वो कहां से मिल रही है उसको पावर, लेजिस्लेटिव से, क्योंकि लेजिस्लेटिव ही तो कानून बनाती है। इस हिसाब से सिस्टम बना रखा है कि भी कोई भी एक संस्था सबसे पावरफुल नहीं हो सकती। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया गया है। यहां पे कोई भी संस्था इतनी पावरफुल नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल प्रोविजंस है, जो फंडामेंटल चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको बदल दे। क्लियर है? ये इससे पावरफुल, ये इससे पावरफुल, ये इससे पावर, ऐसा सिस्टम बना रखा है। क्लियर है भाई? यहां पे
आपने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन पढ़ रहे थे, लिमिट्स टू द पावर ऑफ गवर्नमेंट बताई थी कि नहीं बताई थी? गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। अगर इस पे लिमिट नहीं होगी तो कोई भी कानून बना देंगे, संविधान को ही समाप्त कर देंगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए हमारे यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कर रखी है वो इस हिसाब से कर रखी है कि एक इंस्टीट्यूशन सबसे पावरफुल नहीं हो सकता। कुछ मामलों में ये पावरफुल है, कुछ मामलों में ये पावरफुल है, कुछ मामलों में ये पावरफुल है। तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं और तीनों ही एक दूसरे से फ्री भी। अब एक बात समझ के चलो, आप हो, आप अपने परिवार से जुड़े हुए हो और फ्री भी हो। फ्री कैसे हो? आप किस स्कूल में जा रहे हो, आप खेलने जा रहे हो, तो स्कूल में कैसे पढ़ना है, कैसा व्यवहार, फ्री हो। और परिवार से जुड़े हुए भी हो। ऐसा ही यहां पे है। जो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है ना, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी है सारी, डिपेंडेंट भी है सारी संस्थाएं, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र भी है और साथ में जुड़ी हुई भी है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चलता रहे। तो हमें पता चल गया भाई बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स के बारे में। और इसके अगर हम दूसरी पहलू पे बात करें, हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन संसार में ऐसे हैं जिनके अंदर बदलाव करना टेढ़ी खीर है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी रहे हैं जिनको इजीली बदलाव, जिसमें इजीली चेंज करा जा सकता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन वेरी हार्ड टू अमेंड हो, उसमें बहुत मुश्किल हो उसमें संशोधन करना, क्या वो लंबे समय तक चलेगा? नहीं। कारण बता देता हूं क्यों। क्योंकि टाइम है ना, टाइम कोई कांस्टेंट नहीं, दिस इज अ डायनेमिक फिनोमिना, और समय के साथ साथ संसार में बदलाव आते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय इंटरनेट नहीं था। आज हम साइबर क्राइम के लिए कानून बना रखे हैं हमने, ऑनलाइन ठगी के बारे में कानून उस टाइम पे थे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये नहीं थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इतना हार्ड होता उसमें बदलाव करना, तो इन कानूनों को हम अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एडजस्ट कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि वो समय के जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव करा जा सके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हद से ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ मामलों में हार्ड है, वो डिस्कस करेंगे। जैसे क्या हार्ड की मैं बात बताऊं कि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल बात है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम एक डेमोक्रेटिक देश है। अगर कोई सरकार चाहे कि भी डेमोक्रेटिक की जगह इसको मोनार्की बना दे, तो क्या इस चीज में बदलाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हम इसको बदल नहीं सकते, तो हार्ड होगा। कई जगह पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है कि भी जरूरत पड़ी तो इजीली उसको हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हार्ड में राष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो ये मुश्किल काम है। और कुछ फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कुछ प्रोविजन ऐसे होने चाहिए जिनमें जल्दबाजी में ही हम मतलब जल्दी इजीली उसमें बदलाव कर सके, ताकि समय की जरूरत है, भाई आज ये कानून बनना चाहिए। अब मान के चलो अपराध बढ़ रहा है और अपराध के कानून बनाना ज्यादा हार्ड हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? उस समय जब बनाए थे कोई किसी भी क्राइम के लिए उस हिसाब के कानून थे। अब अगर इसको हार्ड बना दो आप, तो क्राइम तो आज बढ़ रहा है, उसकी सजा कुछ है नहीं, सजा उस पहले वाले कानूनों के हिसाब से जो थोड़ी है। और आज हम चाहते हैं कि भी क्राइम इस कदर बढ़ गया तो इसकी पनिशमेंट बढ़ जानी चाहिए। तो क्या करें? ये प्रोविजन हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल है, हम इजीली किसी भी कानून में ऐसा अमेंडमेंट करके किसी क्राइम में पनिशमेंट को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड है भाई। कुछ प्रोविजन जिनमें बदलाव नहीं होना चाहिए वो हार्डली बदलाव होंगे, कुछ प्रोविजन जिसमें आराम से बदलाव हो जाना चाहिए तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमने अपना रखी है। अब
इन तीनों चीजों पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कसें, देखें कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों पर खरा उतरता है, तो आप क्या बोलोगे? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट है। ठीक है, सिंपल। अब तीनों ही हमने डिस्कस कर लिए और आपको पता भी चल गया भी तीनों सही है। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन के भी किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कैसे बनाया है? बिल्कुल अच्छे से बना रखा है। जिन्होंने बनाया था वो भी अच्छे थे, सारे लोग उन पे विश्वास करते थे। कुछ यहाँ पे मूल प्रोविजंस है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस है कि भी हर व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ है, हर व्यक्ति के पास कारण है भारत के संविधान का पालन करने का। ठीक है, और बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की बात करी कि भाई इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि इसमें अगर सच में बदलाव करना है तो बदलाव करा जा सकता है, अगर ऐसी चीज है जो नहीं बदली जानी चाहिए तो उसमें बदलाव करना काफी मुश्किल है। ठीक है, साथ में जो पावर शेयरिंग है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कि भी कोई भी संस्था एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर ना हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस है उनको ही समाप्त ना कर दे। जैसे हम आज एक कानून बना ले कि भाई भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, या भी रिजर्वेशन समाप्त करो, रिजर्वेशन समाप्त हो गया तो जो पिछड़े हैं उनके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बचा? कुछ भी नहीं। भाई वो क्या करेंगे? वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फिर क्या मानेंगे? तो ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखिए कि जो हमारे मूल धारणाएं हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, बना है, उनमें बदलाव ना हो सके। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई नमस्कार, बाय बाय। ठीक है।